जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास शुरू होने वाली है वो होगी सामान्य अभियोग्यता की क्लास, यानी जनरल एप्टीट्यूड की क्लास। आप जानते हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में दो पेपर होते हैं, एक सुबह वाली पाली में होता है, एक शाम वाली पाली में होता है। सुबह आपका हिंदी और जीएस होता है, शाम वाला जो पेपर होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं और साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस मैथ होगा, या फिर अगर आप आर्ट्स से हैं तो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वादे के मुताबिक जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द ही सामान्य अभियोग्यता की क्लास शुरू कर दूंगा, तो आज मैं सामान्य अभियोग्यता की क्लास शुरू करने चल रहा हूं। मैथ की क्लास आपकी चल रही है, फिजिक्स की क्लास आपकी चल रही है, जीएस की क्लास आपकी चल रही है, हिंदी की क्लास आपकी चल रही है, तो सामान्य अभियोग्यता की क्लास भी आपकी शुरू हो चुकी है और मैं जल्द ही केमिस्ट्री की क्लास भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो सामान्य अभियोग्यता जो होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग के कुछ पार्ट होते हैं और मैथ के, यानी जो आपका प्रारंभिक गणित होता है उसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे हो गया परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, ये कुछ मैथ के पार्ट होते हैं और उसमें कुछ रीजनिंग का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना, आपको मिसिंग नंबर पता करना होगा, ये कुछ चैप्टर होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं। तो मैं आज रीजनिंग की क्लास शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और रीजनिंग में मैंने जो चैप्टर शुरू किया है यानी सेलेक्ट किया है, उस चैप्टर का नाम है सांकेतिक भाषा परीक्षण, यानी कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, है ना। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आपसे बहुत ही आराम से, बहुत ही मज़े से होंगे, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, क्योंकि रीजनिंग जो होता है ना, तर्क शक्ति वाला टॉपिक है, तर्क शक्ति वाला सब्जेक्ट है। इसमें सब कुछ खेल दिमाग का होता है, जितना आपका दिमाग तेज काम करेगा उतनी ही तेज़ी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता है, लेकिन हम लोग ट्रिक बना करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रिक हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिक भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ सारा का सारा काम अपने दिमाग से करते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका दिमाग भी फ्रेश होता है, आपका दिमाग भी बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग जो होता है ना, वो एक तरीके से आपके दिमाग की कसरत करवाता है, एक्सरसाइज करवाता है, व्यायाम करवाता है। तो बहुत ज़रूरी है रीजनिंग। आपका बैकग्राउंड है या नहीं है, आप किस फील्ड में है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इससे आपके दिमाग का जो बल्ब होता है वो ना, वो धीरे धीरे जलना शुरू कर जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति का दिमाग बहुत स्लो काम करता है, इसके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं। भैया, दिमाग सबके पास है, बराबर खोपड़ी दिया भगवान ने, बस हम लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के पास उतना ही दिमाग है, हर व्यक्ति का दिमाग उतना ही काम करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जिस क्षेत्र में आपका दिमाग काम करता है उसी क्षेत्र में उस व्यक्ति का भी दिमाग काम कर रहा है। हर इंसान का दिमाग अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है और हर इंसान का दिमाग बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। अब ये होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई में कमज़ोर है। भाई, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, और किसी फील्ड में उसका मन लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है और कहीं पर तो लग ही रहा होगा। ठीक है, तो कुल कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग जो होता है ना, वो आपके दिमाग की कसरत करवाता है। तो रीजनिंग पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और बात करेंगे सांकेतिक भाषा परीक्षण की। कोई डेफिनेशन नहीं, कोई फार्मूला नहीं, ऐसे समझो ना कि आपके पास कुछ तर्क दिया जाएगा, आपके सामने कोई तर्क प्रस्तुत किया जाएगा और आपको उस तर्क को, उस तरीके को पहचानना है, उस रिलेशन को पहचानना है। अगर आप उस तर्क को समझ गए, उस रिलेशन को समझ गए जो बताया जा रहा है, तो आप अपना आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपके सामने कोई तर्क प्रस्तुत किया जाए, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि यदि बिल्ली को गधा कहा जाए, गधे को शेर कहा जाए, शेर को मोरनी कहा जाए, मोरनी को साधु कहा जाए, साधु को व्यापारी कहा जाए, तो बताओ कौन नाचेगा? ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो आपको समझना होगा, आपको रिलेशन बैठाना होगा कि कौन किसके साथ संबंधित है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम, सारे डाउट सारे क्लियर होते चले जाएंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, टेस्ट तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब समझ लेते हैं। तो नाम से क्लियर है, एक तो कोडिंग है और दूसरा है डिकोडिंग, है ना। एक कोडिंग है और दूसरा क्या है, डिकोडिंग है। ठीक है, कोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके सामने कोई शब्द दिया जाएगा, आपके सामने कोई शब्द दिया जाएगा जो अर्थपूर्ण होगा, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले,
उसको आप क्या करेंगे, उसको आप अर्थविहीन कर देंगे। किसी अर्थपूर्ण शब्द को या अक्षर को आप अर्थविहीन अक्षर या शब्द में परिवर्तित कर दें तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। और डिकोडिंग उसका उल्टा हो जाएगा। आपके सामने कोई अर्थविहीन शब्द या अक्षर दिया जाएगा, उसको आप क्या करो, अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर में परिवर्तित कर दो, तो उसे आप बोलोगे क्या? डिकोडिंग। ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में आपके सामने अक्षर भी दिया जा सकता है, आपके सामने शब्द भी आ सकते हैं, आपके सामने अंक भी आ सकते हैं। तो आपको बस समझना है कि कौन सही तरीके से लिखा गया है और कौन गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। पहले कोडिंग की परिभाषा क्या होती है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। अर्थपूर्ण शब्द अक्षर को अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तित करना। ठीक है। जैसे मैंने लिखा पटना, क्या लिखा मैंने? पटना। पटना के बारे में आप जानते हैं, पटना तो भाई बिहार की राजधानी है ना, एक सिटी है बिहार की। तो पटना जो शब्द है ये अर्थपूर्ण है, इसका अर्थ है, इसका हम लोग मतलब जानते हैं। अगर आपके सामने कोई बोलता है पटना, तो पटना तुरंत आप समझ जाओगे कि बिहार की राजधानी है, बिहार की एक सिटी है। मैं कह दूँ दिल्ली, है ना, दिल्ली में बोलता हूँ, तो दिल्ली जो है वो इंडिया की राजधानी यानी भारत की राजधानी है ना, एक शहर है। तो ये जो शब्द आपके सामने आएंगे जिनका मतलब आप समझ पा रहे हो, जिसका अर्थ निकलता है, उसको हम लोग अर्थपूर्ण बोलते हैं। अब इस अर्थपूर्ण शब्द को हम तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश करें जिसका कोई मतलब ना निकले, जिसका कोई मतलब ना हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इससे रिलेशन हो। जैसे मैं लिख दूं KZGM Z। मैंने क्या लिख दिया? मैंने पटना को पटना ना लिख के मैंने लिख दिया KZGMZ। अब आप कहोगे कि ये KZGMZ का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अर्थविहीन है। तो भैया बिल्कुल अर्थविहीन है। ऐसा अगर आपके सामने लिख दिया जाए तो आप मतलब ही नहीं समझ पाओगे, आप जान ही नहीं पाओगे कि ये क्या लिखा गया है। लेकिन इसके सामने मैंने अगर लिख दिया पटना, तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो यहाँ पर मैंने शब्द लिखा है, ये जो मैंने लेटर प्रयोग किया है, ये कहीं ना कहीं पटना से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं पटना से रिलेटेड है। और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग सारी चीज़ें समझ जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो पटना लिखा गया है, इस पटना को हमने उल्टा करके लिख दिया है। मतलब उल्टा करने का मतलब यह है कि P का उल्टा K है, A का उल्टा Z है, T का उल्टा G है, N का उल्टा M है और A का उल्टा Z। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो लेटर यूज किए गए थे ना, PATNA, इनका हमने उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया। अब उल्टा क्या होता है, उल्टा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, है ना। देखो, जैसे अल्फा जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें 26 लेटर होते हैं, ये तो आप जानते हो। चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, मैं लिख देता हूँ ताकि मेरे लिए सुविधा हो जाए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये होते हैं 26 लेटर अंग्रेजी के। अब आप देखें तो ए जो है, ए पहला अक्षर है अल्फ़ाबेट का। ए क्या है? पहला अक्षर है। तो पहले का उल्टा क्या होता है? आखिरी। भाई फर्स्ट का उल्टा क्या होगा? लास्ट होगा। तो ए का उल्टा क्या होगा? जेड होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बी जो है ये इस अल्फ़ाबेट का दूसरा लेटर है, दूसरा लेटर है। तो आगे से ये दूसरा है, पीछे से भी दूसरा होना चाहिए, है ना, तो वाई हो जाएगा। बी का उल्टा कौन होगा? वाई होगा। ये आगे से दूसरा तो ये पीछे से दूसरा, ये आगे से पहला ये पीछे से पहला। बात समझ में आ रही है? सी क्या है? आगे से तीसरा है। यक्स क्या है? पीछे से तीसरा है। तो मतलब क्या है कि ए का उल्टा जेड हो जाएगा, बी का उल्टा वाई हो जाएगा, सी का उल्टा एक्स हो जाएगा, डी का उल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, ई का उल्टा वी हो जाएगा, एफ का उल्टा यू हो जाएगा, जी का उल्टा टी होगा, एच का उल्टा एस होगा, जे का उल्टा आर होगा, के का उल्टा क्यू होगा, यल का उल्टा पी होगा, एम का उल्टा ओ होगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपके लेटर जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। अब
यहाँ पर जो मैंने लिखा पटना, PATNA लिखा, तो आप देखो P का उल्टा कौन है, K है। तो आप ऐसे समझो P कहाँ पर है, P आपका यहाँ पर है। अब P का उल्टा कौन होगा ये हमें पहचानना है। तो देखो P पीछे से कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। P क्या है, पीछे से 11वें नंबर पे है, तो आगे से 11वें नंबर पर जो होगा वही इसका उल्टा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी P का जो उल्टा है वो कौन है, 11, K है। P का उल्टा कौन है, K है, यानी P का K के साथ रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। बात समझ में आ रही है। अब ऐसे समझो, इसके बाद आया A का उल्टा कौन है भैया, A का उल्टा Z है। A का उल्टा कौन है, Z है। तो A का उल्टा आ गया आपका Z, है ना, ये क्या है, ये उल्टा है। बात समझ में आ रही है। अब ऐसे ही T की बात करें, T का उल्टा कौन है भाई, T का उल्टा G हो जाएगा, है ना। T का उल्टा कौन होगा, G होगा। देख लो T पीछे से किस नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर है, तो आगे से जो 7वें नंबर पर होगा वही इसका उल्टा होगा। तो T का उल्टा कौन होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। G क्या है, T का उल्टा है, तो ये हो गया उल्टा, है ना, ये भी हो गया उल्टा। ठीक है। अब यम की बारी है, यम किसका उल्टा होता है, तो देखो आगे से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आगे से 13वें नंबर पर है M। अब पीछे से 13वें नंबर पर जो होगा वही इसका उल्टा होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यम का उल्टा कौन है, N है। तो यन जो होगा आपका वो M का उल्टा होगा। और वापस में A बचा है, तो A किसका उल्टा होगा, Z का उल्टा होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर मैंने पटना लिखा था, पटना एक अर्थपूर्ण शब्द है, लेकिन KZGMZ ये जो है ये अर्थविहीन शब्द है। ये अर्थपूर्ण शब्द है लेकिन ये अर्थविहीन शब्द है। तो इस अर्थपूर्ण शब्द को हमने क्या किया, अर्थविहीन शब्द में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। इसीलिए ये जो प्रक्रिया कहलाएगी इसको हम बोलेंगे कोडिंग। बात समझ में आ रही है। कोडिंग में हम लोग अर्थपूर्ण को अर्थविहीन कर देते हैं। अब डी कोडिंग क्या होगा, डी कोडिंग इसका उल्टा हो जाएगा। डी कोडिंग क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो डी कोडिंग के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम हटाते हैं इसको। चलिए डिकोडिंग में कहते हैं कि अर्थविहीन शब्द या अक्षर, अर्थविहीन शब्द या अक्षर को अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर में परिवर्तित करना। बात समझ में आई। इसमें हम लोग अर्थपूर्ण शब्द को बदलते हैं अर्थविहीन में, इसको हम अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण में बदलेंगे। अब इसी को मैं उल्टा करके लिख दूं, है ना, दूसरा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझना है, क्योंकि हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, तो उनको हम लोग आगे चल के करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब समझ रहे हैं, तो एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो अभी ऊपर हमने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो KZGMZ है ये अर्थविहीन है, लेकिन इसको हम लोग अर्थपूर्ण में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से कोडिंग और डिकोडिंग की ये डिफिनेशन होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सांकेतिक भाषा परीक्षण इसका नाम है। तो हमें कोई ना कोई संकेत दिया जाएगा, कोई ना कोई हमें इशारा किया जाएगा, उस इशारे को हम पहचानेंगे और इशारे के अनुसार हम लोग अपना आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे, और अल्फ़ाबेट में जो लेटर लिखे रहते हैं उनकी प्लेस वैल्यू, यानी किस स्थान पर, किस नंबर पर कौन लेटर लिखा गया है, ये हमें याद रखना होगा। तो एक बार फिर मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखने जा रहा हूँ। जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला के सारे लेटर्स हैं उनको हम लोग लिखेंगे। तो ABCDEFGHIJ
के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ नीचे मैंने लिख दिया जेड। ठीक है, ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ए की बात करें तो ए नंबर 1 पर है, बी नंबर 2 पर है, सी नंबर 3 पर है, डी नंबर 4 पर है, ई 5 नंबर पर है, एफ 6 नंबर पर है, जी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ये आपके हो गए अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर, और कौन सा अक्षर किस स्थान पर है ये आपको याद होना चाहिए। मतलब जैसे मैं कह दूं कि यम अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है तो आप तुरंत बताओ 13वां अक्षर है। ठीक है ना। ऐसे यस की बात करें तो 19वां है। ठीक है, आई की बात करें तो 9वां है। तो मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट में जो भी लेटर लिखे गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू यानी कौन लेटर कौन से नंबर पर है ये आपको याद होना चाहिए। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का। फिलहाल अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को हम लोग इकट्ठा करते हुए चलेंगे। बाकी बहुत सारे ट्रिक हैं यार, बहुत सारे ट्रिक मैं आपको बता दूंगा जिससे आप क्वेश्चन बहुत ही आराम से तैयार कर लोगे, बहुत ही आराम से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल अभी आप बेसिक समझो कि बेसिक नॉलेज हमारी क्या होनी चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो ये हो गए अल्फ़ाबेट, और हर अल्फ़ाबेट का नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं लिख दूँ 4 5 7 8 9, है ना। ऐसे मैं लिख दिया 4 5 7 8 9 को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए, है ना। ये तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन आपके सामने बनाकर लिख दिया जिससे आप समझ पाएँ कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो 4 5 7 9 है। अब आपको ये पता करना होगा कि चौथे नंबर पे कौन सा लेटर है, पांचवें पे कौन सा लेटर है, सातवें पे कौन सा लेटर है, नौवें पे कौन सा लेटर है। अगर आपको याद हो तो फट से आप आंसर दे दोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो चौथे पर कौन है, चौथे पर डी है। इसका मतलब 4 की जगह पर 4 5 7 9, 4 की जगह पर हो जाएगा डी। 5 की जगह पर कौन आएगा, ई आएगा। 7 की जगह पर कौन आएगा, 7 की जगह पर जी आएगा, है ना। फिर 9 की जगह पर कौन आएगा, आई आएगा। तो ये आपका हो गया आंसर DEGI, है ना। 4 5 7 9 को जो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बदलेंगे तो DEGI मिलेगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे, हमको अंक दे देगा, लेटर में बदलना होगा, लेटर दे देगा, हमको अंक में बदलना होगा। इसके आगे हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि आप कैसे याद रखोगे कि कौन सा लेटर किस स्थान पर है, यानी प्लेस वैल्यू उसकी क्या है, कौन सा लेटर किस नंबर पर ही हम कैसे याद रखेंगे। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने चल रहा हूँ। पहला ट्रिक तो मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना। EJOTY, ये छोटा सा ट्रिक है, एजोटी पढ़ सकते हैं आप इसको। एजोटी को अगर आप याद रखते हो तो कम से कम 5 लेटर तो आपको याद ही हो जाएंगे। EJOTY 5 लेटर तो आपको याद ही हो जाएंगे। इसके अलावा एक ट्रिक मैं आपको और बताऊंगा, है ना, एक ट्रिक और बताऊंगा, इससे भी थोड़ा आसान, है ना, वो भी देख लेंगे। लेकिन सबसे आसान मुझे यही लगता है, इसलिए मैं पहले आपको यही बता रहा हूँ। एजोटी अगर आपको याद है तो 5 लेटर तो आपको याद हो गए, और अगर 5 लेटर आपको याद हो गए तो उसके आगे पीछे करके हम याद कर लेंगे। ठीक है, ई किस स्थान पर होता है, ई 5वें स्थान पर होता है। जे आपका 10वें पर होता है, ओ आपका 15वें पर होता है, टी आपका 20वें पर होता है, और वाई आपका 25वें पर होता है। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये 5 का पहाड़ा है। 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25। और आप देख सकते हो ई 5वें नंबर पर, जे 10वें नंबर पर, ओ 15वें नंबर पर, टी 20वें नंबर पर, और वाई 25वें नंबर पर। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई बताओ 14वें नंबर पर कौन लेटर होगा, तो तुरंत मेरे दिमाग में आएगा भाई ओ 15वें पर है तो ओ से पहला कौन होगा, ओ से पहला यन होगा, तो यन हो गया 14वां लेटर। बात समझ में आ रही है।
जैसे अगर मुझसे कोई पूछ ले कि बताओ 23वां लेटर कौन सा होगा, तो 23वां के लिए हम दोनों तरीके से चल सकते हैं। या तो हम कह दें कि भाई टी हमारा जो है वो 20वां है, या फिर हम कह दें वाई जो हमारा वो 25वां है। तो वाई से 2 पहले या टी से 2 बाद, वह 23वें की बात हो रही है तो टी आपका 20वां है, तो 21, 22 के बाद 23 आएगा, तो टी यू उसके बाद कौन आएगा, वी, है ना भाई। 22 नंबर पर टी है तो 23 नंबर पर कौन आएगा, 23 नंबर पर आपका डब्लू आएगा। भाई 21 और 22 तो निकल गए और 23वें पर कौन आएगा, डब्लू आएगा। बात समझ में आ रही है। या फिर हमसे कह दे कि बताओ 18वें नंबर पर कौन है, तो 18वें के लिए 20वें नंबर वाला तो हमें याद है ना, टी हमारा किस पर है, 20 पर है। तो 20 पर अगर टी है तो टी के पहले यस आता है, यस आपका 19 हो जाएगा, है ना, उसके पहले आर आएगा, तो आर आपका 18वां हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से लेटर्स का प्लेस वैल्यू यानी कौन सा लेटर किस नंबर पर है आप याद कर सकते हैं। तो पहला ट्रिक मैंने आपको बताया एजोटी। एजोटी अगर आपको याद है 5, 10, 15, 20, 25 बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। 5, 10, 15 है ना, 20, 25 5 लेटर अगर आपको याद है तो उसके आगे पीछे करके हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। पूरे अल्फ़ाबेट यानी जो पूरी आपकी वर्णमाला है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो एक ट्रिक तो ये हो गया। दूसरा ट्रिक मैं आपको बताने चल रहा हूँ, वो भी आप देखिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोनों तरीके से आप चल सकते हैं। जिस भी ट्रिक को आपको याद करना वो ट्रिक याद कर लीजिए। मैं पहला ट्रिक यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ, एजोटी। एजोटी है ना, एजोटी यानी ट्रिक नंबर 1 है ना, ये ट्रिक नंबर 1 है। ई आपका 5वें नंबर पर है, जे आपका 10वें नंबर पर है, ओ आपका 15वें नंबर पर है, टी आपका 20वें नंबर पर है और वाई आपका 25वें नंबर पर होता है। अब ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है ऑड लगे, लेकिन ये और भी आसान है ना। आपको क्या याद रखना है, CFI LORUX। CFI लॉरुक्स पढ़ सकते हैं आप, CFI लॉरुक्स पढ़ सकते हैं आप। या अगर आपको सारे अल्फ़ाबेट याद हैं CFI LORUX तो अच्छी बात है। इसमें क्या याद रखना है, सी आपका तीसरे नंबर पर, एफ 6वें नंबर पर, आई 9वें नंबर पर, यल आपका 12वें नंबर पर, ओ आपका 15वें नंबर पर, आर आपका 18वें नंबर पर, यू आपका 21वें नंबर पर और यक्स आपका 24वें नंबर पर। यानी उसमें आपका 5 का पहाड़ा चल रहा है, इसमें 5 का पहाड़ा चल रहा है, इसमें 3 का पहाड़ा चलेगा। इसमें केवल 5 ही लेटर आपको मिलेंगे, इसमें आपको 8 लेटर मिल जाएंगे, है ना। अगर ये आप याद कर लेते हो तो 8 लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी और यहाँ से बहुत ही आराम से आप बता सकते हो। CFI लॉरुक्स LORUX 3 × 3 × 6 3 9 4 12 25 15 6 18 7 21 28 24 ये 3 का पहाड़ा चल रहा है। आप देख भी सकते हैं। सी आपका तीसरे नंबर पर है, एफ आपका 6ठे नंबर पर है, आई आपका 9वें नंबर पर है, यल आपका 12वें नंबर पर है, ओ आपका 15वें नंबर पर है, आर आपका 18वें नंबर पर है, कहाँ गया, यहाँ पर है, और यू आपका 21वें नंबर पर है और यक्स आपका 24वें नंबर पर है। तो आप चाहे इस वाले को याद रखें चाहे इस वाले को याद रखें, बहुत ही आसानी से आप बता लेंगे। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ यस किस नंबर पर होगा, तो मुझे पता है कि आर जो होता है वो 18वां होता है, तो आर के बाद यस आएगा तो यस 19वां हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ये याद है तो हम बहुत ही आराम से बता लेंगे। कोई हमसे पूछ ले कि बताओ भाई 17वां कौन सा होगा, 17वें के लिए क्या करेंगे भाई, 15 नंबर पे आपका ओ है, 15 नंबर पे आपका ओ है, ओ के बाद कौन आएगा, पी आएगा, पी आपका 16वां हो गया और क्यू आपका क्या होगा, 17वां हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने अल्फ़ाबेट में जो भी लेटर हैं उनको पता कर सकते हैं कि वो किस नंबर पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप याद रखेंगे। जिस ट्रिक की मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं उसी ट्रिक को आप याद करें। अगर आपको ये आसान लगता है तो इसका इस्तेमाल करें, ये आसान लगता है तो इसका इस्तेमाल करें। दोनों में से आपकी मर्जी, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जिसका इस्तेमाल करना उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको ये सब याद है, ए से लेकर जेड तक हर लेटर का प्लेस वैल्यू आपको याद है, तो आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सारे अल्फ़ाबेट याद हैं कि कौन किस नंबर पर है, तो ट्रिक का इस्तेमाल क्यों करेंगे भाई, जो हमको याद है तो ट्रिक क्यों लगाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमें कुछ याद ना हो।
हमें याद रहेगा तो ट्रिक नहीं लगाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं, कह देता है कि बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, 15वां अक्षर कौन सा है, 16वां अक्षर कौन सा है, या कह देता है कि दाहिने तरफ से 15वां अक्षर कौन सा है, 13वां अक्षर कौन सा है, 14वां अक्षर कौन सा है। बाएं और दाएं से पूछता है। तो जब भी बोलेगा बाएं से, तो बाएं का मतलब होता है सीधा सीधा, जैसे ABCD हम याद करते हैं। और जब भी बोलेगा दाएं से, तो दाएं का मतलब होता है उल्टा, है ना। Z से शुरू करोगे और पीछे से आपको गिनते हुए आना है। जब बायां बोलेगा तो सीधा, दायां बोलेगा तो उल्टा। बायां मेरा ये हाथ है तो इधर से आपको चलना है, और दायां मेरा ये हाथ है तो आपको पीछे से चलना है। तो बायां मतलब क्या होगा, जब भी बोलेगा बाएं से, तो बाएं से का मतलब क्या होगा, सीधा या आगे से, है ना, सीधा या आगे से। और जब बोलेगा दाएं से, तो आप कहोगे दायां मतलब क्या, उल्टा या पीछे से। बात समझ में आ रही है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं कह दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर बताइए। या मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि बाएं से 18वां अक्षर बताइए। या मैं आपके सामने क्वेश्चन कर दूं कि दाएं से 12वां अक्षर बताइए। या मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि दाएं से 23वां अक्षर बताइए। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो ये भी समझना जरूरी है कि जब बाएं से कहेगा तो हम सीधा सीधा चलेंगे, ABCDEFGH जैसे हम लोग कहते हैं। और जब हमसे कहेगा दाएं से, तो हम दाएं मतलब पीछे से चलेंगे, ZYXWVU, इस तरह से पीछे से आपको चलना है। तो अब अगर आपसे पूछे कि बाएं से 13वां अक्षर बताइए, तो अगर आपको ट्रिक याद है एजोटी वाला जो मैंने आपको बताया, या CFI लॉरुक्स वाला अगर आपको ट्रिक याद है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं याद है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि हमको ABCD जुबान पे होता है। हमारे नर्सरी क्लास से हमको ABCD सिखाया जाता है, तो हम बहुत ही आराम से उंगलियों पर गिन सकते हैं। 13वां कह रहा है तो ABCDEFGHIJKL हो गया, 12 तो हो गए ना। 12 के बाद 13वां करना, तो L के बाद कौन आएगा, M आएगा। तो आपका आंसर हो गया M, है ना। जरूरी नहीं है यार कि हर जगह ट्रिक लगाएं, कुछ दिमाग से भी हमको काम लेना है, ठीक है। बाएं से 18वां निकालना है, तो बाएं से 18वां निकाल लो। यहां तक तो L तक आपका 12 हो गया, MNOPQR, 12 और 6 18, यानी कि 18वां आपका हो जाएगा R। तो ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। बाएं से बोलेगा तो सीधा सीधा चलेंगे, ABCDEFGH, है ना। अब यहां से कह रहा है कि दाएं से 12वां बताओ। दाहिने तरफ से 12वां मतलब पीछे से आपको चलना है, तो पीछे से याद रखना ये आसान नहीं होता है ना, भूल जाता है। तो ट्रिक का हम लोग हेल्प लेंगे। अभी ट्रिक मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, है ना। फिलहाल अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। देखो ध्यान से, 12वां पूछ रहा है दाहिने तरफ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन आया भाई, O, कौन आया, O। इसका मतलब आपका जो O है वो दाहिने तरफ से किस नंबर पर है, 12 नंबर पर है, ठीक है। अब ऐसे आपसे पूछ लिया दाहिने तरफ से 23वां अक्षर कौन सा है, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो दाहिने तरफ से 23वें नंबर पर कौन है, D है। तो आपका आंसर हो गया D। बात समझ में आ रही है। तो जब दाएं से बोलेगा तो पीछे से चलना है, बाएं से बोलेगा तो आगे से चलना है। अब मैं आपको एक लॉजिक देता हूं, ऐसे दाहिने तरफ से पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे गिनेंगे, पीछे से नहीं गिनेंगे, हमें याद होना चाहिए। और अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, जो भी लेटर लिखे होते हैं ना, उनमें जो भी लेटर एक दूसरे के उल्टा होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ 27 आता है। मतलब जो लेटर जिस नंबर पर लिखा गया है उनका नंबर जब आप जोड़ोगे तो 27 आएगा। समझो बात को, A आपका फर्स्ट पोजीशन पर लिखा गया है, Z आपका लास्ट पोजीशन पर लिखा गया है, मतलब A का उल्टा Z होता है, हम जानते हैं, क्योंकि आगे से A मिलेगा पीछे से Z मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जरा इनके नंबर को जोड़ के देखो, 26 और 1 27 आ रहा है।
बी आगे से दूसरा है तो वाई पीछे से दूसरा है, 25 में 2 जोड़ोगे 27 आएगा। यक्स आपका पीछे से तीसरा है, सी आपका आगे से तीसरा है, 24 और 3 जोड़ोगे 27 आएगा। तो जो भी लेटर एक दूसरे के उल्टा होते हैं उनका जोड़ 27 आता है, समझे ना। अब अगर मुझसे कोई पूछता कि बताओ दाएं से 12वां अक्षर कौन सा है, तो मैं दाएं से 12वां निकालने के बजाय बाएं से 15वां निकाल सकता हूं, क्योंकि 15 और 12 जोड़ने पर कितना आएगा, 27 आएगा। जोड़ 27 होगा तो वो एक दूसरे के उल्टा होंगे। तो मुझे ये निकालना है कि भाई अगर मुझे दाहिने तरफ से 12वां निकालना है, बाएं तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाएं तरफ से तो हम उंगली पर निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। दाएं की जब बात करेगा तो दाएं से हम निकालने के बजाय हम बाएं से निकाल लेंगे। दाएं से 12वां बोला है तो हम बाएं से 15वां निकाल लेंगे, क्योंकि 15 और 12 कितना होता है, 27 होता है। जोड़ 27 आना चाहिए। आप देख सकते हो पीछे से जब आपने निकाला था तो वो आपका 12वां आया था, और आगे से निकालोगे तो वो 15वां आएगा। बस समझ रहे हो ना। ऐसे दाएं से 23वां, दाहिने तरफ से 23वां, मतलब पीछे से 23 गिनने से बढ़िया है आगे से चौथा गिन ले, क्योंकि 23 और 4 कितना होगा, 27 होगा। आगे से चौथा जो होगा वो क्या होगा, चौथा नंबर होगा, ये डी होगा, और डी चौथे नंबर पर लिखा गया है। तो पीछे से 23 गिनने से बढ़िया है आगे से 4 गिन ले। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपको सोचना है कि अगर आपसे दाएं से कह देगा, दाएं से कहेगा तो उसको हम बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका ट्रिक भी होता है, वो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में यहीं पर रोकता हूं। मैं आशा करता हूं कि इंट्रोडक्शन क्लास था, आपका कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्शन क्लास था। अभी आपके सामने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं, बहुत सारे ट्रिक बताने वाला हूं। तो बस आपको जुड़े रहना है और बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। मैं आशा करता हूं आज की क्लास में तो आपने मज़ा लिया ही होगा, ऐसे आने वाले क्लास में भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं आपको आगे ट्रिक भी बताऊँगा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि किस पैटर्न पर हमें काम करना है, तो ट्रिक याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको ट्रिक बताता हुआ चलूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, मुझे अभी जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ मुझे यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रिक ये है कि यदि अक्षरों यानी अल्फ़ाबेट में जो आपके लेटर्स हैं, अक्षरों के प्लेस वैल्यू मतलब जिस स्थान पर लिखे गए हैं उनका नंबर है ना, किस नंबर पर लिखे गए हैं। यदि अक्षरों के प्लेस वैल्यू का जोड़ 27 है, तब वे एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये याद रखना है आप, है ना। बाकी आपको मैं ट्रिक तो आगे बताऊंगा ही, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर रोकता हूं, और इससे आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।